दोस्तों इस वीडियो में लोग बात करते हैं जनरल स्टडीज की, ठीक? और प्लस करंट अफेयर्स की, है ना? तो दोस्तों हम लोग देखते हैं सिलेबस में क्या-क्या लिखा हुआ है। तो सिलेबस में अगर हम देखते हैं तो हम लोग को एक आइडिया लगता है कि इन्होंने जीएस में क्या लिखा हुआ है नंबर 2 पे इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, ठीक? जो कि जीएस का पार्ट है। उसके नंबर 3 पे लिखा है डेवलपमेंट इश्यूज, प्रेजेंट ट्रेंड इंडियन इकोनॉमी, ठीक? उसके बाद चौथे पे लिखा है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक? उसके बाद इन्होंने लिखा है जनरल साइंस, ठीक है? और उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने सबसे लास्ट में लिखा है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो टोटल देखो दोस्तों ये 5 टॉपिक जो हैं, जो कि पूरी तरह से जीएस से रिलेट हैं और करंट से, ठीक? अब इनसे क्वेश्चन कितने पूछे उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो दोस्तों कि लगभग अगर आप मोटा-मोटा जो अभी तक हमने एक डिज़ाइन किया हुआ है, आप समझोगे तो उसमें अकाउंट्स में लगभग हमने बताया था आपको कि 15 क्वेश्चन के आसपास पूछ रहा है। लेबर लॉ में लगभग 20, ठीक है? मैथ रीजनिंग में 15, इंग्लिश में 20 और ऐसे ही इसमें 10। तो टोटल ये जो है ना आपके ये 80 क्वेश्चंस तो लगभग यहाँ है। तो अब जो बच रहा है 40 में तो लगभग ये मान के चलो कि 45 से 55 तक ये जीएस और करंट का टॉपिक है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें आप मान के चलो कि पॉलिटी, जिसमें वो हर हाल में 9, 5, 8 तो आप मान के चलो 10 के अराउंड पूछ सकता है। ऐसे इकोनॉमिक्स में 12, 6 कभी कुछ कम, कभी ज़्यादा, कभी बहुत ज़्यादा, ठीक? 25 भी पूछ रहा है, 15 भी पूछ रहा है। तो आप इसमें भी मान के चलो 10 से कम पूछेगा ही नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं ज्योग्राफी, भले सिलेबस का पार्ट ना हो लेकिन वो पूछ रहा है। ऐसे मैपिंग, ठीक है? ज्योग्राफी मैप वो भले सिलेबस का ना पार्ट हो लेकिन कभी-कभी वो पूछ लेता है, ठीक है? और उसके बाद दोस्तों है क्या कि करंट अफेयर्स, ठीक है? जिसमें लगभग कई चीज़ें करंट से जुड़ी होती हैं, चाहे वो लेबर लॉ हो, चाहे साइंस हो, चाहे इकोनॉमी हो, ठीक है? तो वो क्वेश्चन उससे मिलके भी पूछ रहा है। तो आप मान के चलो कि डायरेक्ट-डायरेक्ट तो 5-6 आ ही रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको ये समझना है कि चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ठीक है? हिस्ट्री हो 10 और साइंस हो 10, ठीक? इतने तो पूछ ही रहा है और करंट अफेयर्स मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन आएँगे। तो ऐसे आपके टोटल मान के चलिए कि हर हाल में आपको 55 क्वेश्चन के आस-पास बन रहा है, ठीक? और इसी के बाद दोस्तों जो ज्योग्राफी और मैप है ये सब और एनवायरनमेंट है, इसमें बहुत सी चीज़ें जो करंट से जुड़ी होती हैं इसलिए वो पूछ भी लेता है। तो ऐसा नहीं कि टॉपिक पे सिलेबस में नहीं है तो पूछेगा नहीं, लेकिन पूछेगा। तो इसीलिए हमने इसकी पूरा मटेरियल और क्लासेस दे रखी हैं। लेकिन तरीका ये होना चाहिए कि पहले आप वो पढ़ें जो ज़रूरी है, फिर उसके बाद वो पढ़ें जो सिलेबस में भी दिया हुआ है बट पूछ नहीं रहा है, ठीक है? और फिर वो पढ़ें जो सिलेबस में तो नहीं दिया है बट पूछ रहा है, तो फिर हम उसको देखेंगे, ठीक है? अब हम लोग इसकी टॉपिक बाय टॉपिक स्ट्रेटजी देख लेते हैं। दोस्तों हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक? बेसिकली यही टर्म्स जो है सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है? अब इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स जो भी करंट से जोड़ कर आती है, ठीक है? और इसमें करंट का पार्ट ऐड रहता है, ठीक है? जिसमें लगभग आप 10 क्वेश्चन मान के चलो कि आएगा ही आएगा, ठीक है? जीएस के हर सेगमेंट में जो बता रहा हूँ 10 मान के ही चलो, इससे कम या ज़्यादा रहेगा इसी के बीच में। कभी-कभी कोई टॉपिक को एकदम से वो ज़्यादा पूछ लेता है, ठीक है? तो आपका ध्यान होना चाहिए कि ये हमें इतने करने हैं, ठीक? अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन कैसे आए पहले ये देख लो। क्वेश्चन जो वो पूछ रहा है, ठीक? क्वेश्चन जो है बेसिकली उसने अब तक जो पूछे हैं जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम इनसे लगभग 6 से 8 क्वेश्चन पूछ ही रहा है। अमूमन इनके टर्म्स पूछ लेता है, इसका डिफरेंस पूछ लेता है और उसमें क्या-क्या जोड़ा जाता है ये पूछ लेता है, ठीक? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी ये सब सीएलआर, एसएलआर जो कि आरबीआई वाला भाग है, उससे लगभग 4 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है? और इसके बाद दोस्तों फिस्कल पॉलिसी, बजट जो बजट वाला सेगमेंट है पूरा, ठीक है? राजकोषीय घाटा और जितना भी फिस्कल डेफिसिट इस तरह से जो भी है, उससे 3 से 5 क्वेश्चन वो पूछ रहा है, ठीक? फिर जो है जीएसटी और टैक्स इससे 2 से 3 आ रहे हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि समय-समय पर एलपीजी, नीति आयोग ये सब हुआ। जैसे करंट में नीति आयोग से लेकर वो 1-2 क्वेश्चन पूछ ही रहा है, ठीक है? फिर आ जाता है गवर्नमेंट स्कीम। तो जो गवर्नमेंट स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होता है, वित्त मंत्रालय होता है, वो निकालता है और तो वो स्कीम आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है? इसकी बात दोस्तों सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर है इनसे जुड़े 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशन ये पॉइंट ज़रूर इम्पोर्टेंट क्योंकि ये इससे वो क्वेश्चन आ ही रहे हैं और ये आपके लिए पढ़ना ही है, ठीक है? अब इन्हीं के हम जो चैप्टर है उसको देख लेते हैं कि कैसे उसको करना है, ठीक है? मतलब जहाँ से वो मेन उसकी ज़रूरी है। अब आप देखो सबसे पहले बेसिक इकोनॉमिक्स एंड टर्म्स कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब आप देखो जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं ये आपको आना चाहिए, ठीक है? कि भाई डिमांड सप्लाई, कंज्यूमर, मार्जिन यूटिलिटी, अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट, ठीक है? ये सारी चीज़ें आती हैं, इनसे जोड़कर एक सिद्धांत भी हैं लोग अलग-अलग तरह के, जब आप बेसिक पढ़ोगे टर्म्स तो इतने क्लियर होगा। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद क्या होता है जीडीपी, जीएनपी ये लगभग हर पेपर में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हमेशा पूछता है कि इसमें क्या-क्या पार्ट आप जोड़ते हो, क्या हटाते हो, ठीक है?
उसके बाद जितनी भी टर्म्स है ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर बैंकिंग वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। और बैंकिंग के पार्ट में वो पूछता है आरबीआई की भूमिका, रेपो रेट, रिवर्स रेट, सीआरआर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जितने भी टर्म्स मैंने दिए हैं इसको बकायदा निकाल के समझ लो कि हाँ ये क्या क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, जो बजट का स्ट्रक्चर होता है वो क्या-क्या होता है, उसमें कौन-कौन से मद में पैसा आता है, किस-किस फैक्ट में ना मैं से मद में पैसा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए, ठीक? ओके। और प्लस प्लानिंग एंड इकोनॉमिक्स में, उसमें जितने भी देखो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट, नीति आयोग, एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है? और इसके 5 ईयर प्लान्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक? तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो मेन सेगमेंट हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? ये आपका बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है? फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने लास्ट में बताया था, इसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है? ट्रेड डेफिसिट, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक्स आपको जब पढ़नी है तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें ये चीज़ें बिल्कुल मेरे दिमाग में क्लियर हों। अभी समय ज़्यादा है इसलिए मैं पूरी डिटेल बता रहा हूँ। समय के साथ और अच्छे से छन्ना लगाया जाएगा और चीज़ें कम हो जाएँगी, लेकिन अभी आपके पास पूरे समय है। तो अभी आप आराम से इसको पूरा कर लो, ठीक है? जब एग्ज़ाम से पहले हम बताएँगे तो एक पन्ने में देंगे मेन इंपॉर्टेंट चीज़। लेकिन अभी ज़रूरी ये है कि आपको जब आप पढ़ो किसी टॉपिक को, तो इस तरह से देख के पढ़ो क्योंकि ईपीएफओ की डिमांड अलग है और अदर एग्ज़ाम की डिमांड अलग होती है। ईपीएफओ को में यही चीज़ें पूछता है, इसीलिए ज़रूरी है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ हर बुक अपने आप में अलग होती है, ठीक? अब इकोनॉमिक्स को लेकर मैं बताऊँ कि इसमें लुसेंट का जो जीके पार्ट है वो तो आपको सबसे कर ही लो, ठीक है? उसके बाद जो एनसीईआरटी आती है 10, 11, 12 इकोनॉमिक बेसिकली, तो वो अच्छी ही होती है, ठीक है? वो आप पढ़ सकते हो तो बेटर है, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो जाएँगे। इकोनॉमिक सर्वे ये भी ज़रूरी है, जो बजट के हाइलाइट हर साल आते हैं वो भी करना है, ठीक? नीति आयोग की रिपोर्ट है वो करना है। अब ये जो सारी चीज़ें अलग से दी हुई हैं, इसको लेकर हम करंट की बुकलेट, क्लासेस जिसमें करंट अफेयर्स की क्लासेस, बजट, सर्वे, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ा हुआ है, सारा मटेरियल भी है। अगर आपको पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, फिर कहीं से कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक? तो फ़ोकस करके आपको जो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले आप उसको पढ़ो। फिर जो 90 डेज़ में मैंने दिया है वो आप कर सकते हो, लेकिन उसके साथ एक बात ध्यान रखना है ये जो टॉपिक मैं दे रहा हूँ पूरे, ये टॉपिक छूटने नहीं चाहिए। ये टॉपिक हर हाल में आप पढ़ लोगे तो आप विश्वास कह से कह रहा हूँ मैं 80% चीज़ें इन्हीं टॉपिक से आती हैं। बाकी के सिलेबस भले वो इसके बाद जो सिलेबस बच रहा है 50% ही होगा, ठीक है? लेकिन उससे टॉपिक 10% शायद ही आए, मतलब 10% ही आएगा बस उस 50% से। लेकिन इस 50% से आपके 80% सिलेबस कवर होगा, ठीक? अब अगला सब्जेक्ट देखते हैं हम लोग। दोस्तों हम लोग बात करते हैं जनरल स्टडीज की, ठीक है? जनरल स्टडीज के पार्ट में उसने कई टॉपिक को अलग-अलग बाँट के लिखा हुआ है, ठीक है? जैसे हम लोग देखते हैं इसमें लिखा है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है? जो कि पार्ट है मॉडर्न इंडिया एंड आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है? अब है क्या दोस्तों, इसमें से बेसिकली क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, वो टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। फिर पढ़ना क्या उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन पे अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो हम ये देखते हैं कि वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, लगभग ये इस तरह से पूछ रहा है, ठीक है? जिसमें आधुनिक भारत में जो 1857 का रिवोल्ट है उसके बाद से लगभग 15 प्लस क्वेश्चन पूछे गए। तो मोटा-मोटा तो ये सबसे ज़्यादा वहीं से पूछ रहा है जो उसने सिलेबस में लिख दिया है, ठीक? अब दूसरी चीज़ देखते हैं जो प्राचीन भारत जिसमें उसने नहीं लिखा है, वहाँ से भी वो हर हाल में 8 से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक? फिर ये मिडवल इंडिया है जिससे वो हर हाल में 6 से 8 क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर हम देखते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक? क्रांतिकारी आंदोलन और स्वतंत्रता पश्चात इतिहास, ठीक है? लगभग ये क्वेश्चन यहाँ-यहाँ से वो पूछ रहा है। तो अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? सिलेबस तो हमने देख लिया। सिलेबस के बाद हमने ये देखा कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। अमूमन हिस्ट्री से लगभग 9-10 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि वो आएँगे ही आएँगे। आप 10 का टारगेट लेके चलो 10 क्वेश्चन आएँगे ही आएँगे आपको, ठीक? तो इसीलिए क्या है कि अब हमने ये देख लिया कि पूछ कहाँ से रहा है। अब हमारा टारगेट है हमें पढ़ना क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले शुरू करते हुए आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बता रहे हैं आपको, उससे शुरू करना है, ठीक? जैसे हम देखते हैं कि मॉडर्न इंडिया में क्या है दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है? जिसमें बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, डुअल गवर्नमेंट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? उसके बाद 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कारण क्या था उसका, नेता कौन थे, असफलता के कारण, परिणाम, ठीक? उसके बाद कांग्रेस की जो स्थापना थी, नरमपंथ की, गरमपंथी, इसके बारे में जानना है, ठीक है? जो गांधी युग में जो चीज़ें हुई, चंपारण, खेड़ा, नॉन कॉर्पोरेशन, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक? इसको जानना अच्छे से, ठीक? और इसी की तरह जो अन्य आंदोलन हुए थे वो, ठीक है? और इसके साथ ही जो मेन अधिनियम और सुधार कौन से थे 1909, 1935, ठीक? ऐसे तो 1833 और काफ़ी पहले से चल ही रहे थे, ठीक? लेकिन ये इम्पोर्टेंट है जो आपको पढ़ने से शुरुआत यहाँ से करनी है। क्योंकि देखो होता क्या है कि ऐसे तो बहुत टॉपिक हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि पहले आप इतना ज़रूर पढ़ लो प्रिंट आउट निकाल के, ठीक? तो मॉडर्न इंडिया में आपको मोटा-मोटा समझ में आया कि इतना तो हमको करना ही करना है, ठीक है?
उसके बाद आप आगे पढ़ो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक? फिर हम मॉडर्न मिडीवल इंडिया में देखते हैं। मिडीवल इंडिया में देखते हैं दिल्ली सल्तनत से सवाल कर रहा है इन टॉपिक पे, ठीक है? प्रशासन और संस्कृति को लेकर, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है उसने मिडीवल इंडिया को उठा लिया। ऐसे ही मुगल में वो बाबर से औरंगज़ेब तक नीति, प्रशासन, धर्म और इस पे काम कर रहा है, ठीक? इस पे पूछ रहा है और उसी के साथ सबसे मेन होता है भक्ति और सूफी आंदोलन, ठीक? तो इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो अगर पूछेगा तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से निकालेगा, ठीक है? और इसीलिए दोस्तों ये क्योंकि इस दौर में वास्तुकला और इस पे भी था, तो ये आर्ट एंड कल्चर से यहाँ से आ जाता है, ठीक है? तो इस तरह से आपको मिडीवल इंडिया में आप कुछ भी पढ़ें, सबसे पहले ये टॉपिक ज़रूर कवर करें, ठीक है? इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? कहाँ से पढ़ना है वो भी बताते हैं, बट इतना आपको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता जिसमें उन्होंने ये पॉइंट हमने बताए, ये आपको पढ़ना है, ठीक? जिसमें शहर, जल निकासी, ग्रंथ, लिपि जो भी था उनका, उस दौर का सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक? वैदिक काल में पूरा ये चीज़ें, ठीक? महाजनपद में उसका जीवन के सिद्धांत, है ना? 16 महाजनपद ये। अब मौर्य और गुप्त काल में ये पूरा जो-जो इन्होंने चीज़ें करी हैं, ठीक? ओके, बेसिकली ये फैक्चुअल क्वेश्चन इससे आते हैं प्राचीन भारत से, जिसको आप बेसिकली अगर दिक्कत लगती है तो आप लुसेंट से या कहीं भी वन लाइनर जो फैक्ट है उससे भी देख सकते हैं, प्लस जो हमने बुकलेट दी है उससे भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एंसेंट और मिडीवल में बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं जाना है, बेसिकली आपको आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडिया पे फोकस करना है, ठीक? अब हमने पूरा ये आर्ट एंड कल्चर पे दिया कि वो किस पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हमने जितने भी टॉपिक ये लिखे हैं आर्ट एंड कल्चर में, इसको बाकायदा टॉपिक को उठा-उठा के पढ़ना है आपको। क्यों? देखो आर्ट एंड कल्चर एक ऐसी चीज़ है कि इतना बेसिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आएँगे ही आएँगे, ये तय है। तो इसीलिए चाहे जो मटेरियल मैंने दिया हुआ है या जो मटेरियल आपको उपलब्ध हो, जो आपने पढ़ा हो, ठीक है? उससे आप आर्किटेक्चर में फोकस करके देख सकते हैं कि भई वास्तुकला में यहाँ-यहाँ से क्वेश्चन वो पूछता है इन-इन चीज़ों से। इतना तो पढ़ ही लो भैया जितना ये दे रहा है, ठीक? अब हम पेंटिंग वाले बात करते हैं तो पेंटिंग में अजंता, एलोरा, मुगल, राजस्थानी, मधुबनी ये। जो-जो टर्म्स हम दे रहे हैं वो कर लो, ठीक है? तो आर्किटेक्चर हो गया, है ना? पेंटिंग हो गया, क्लासिकल डांस हो गए, ठीक? उसके बाद देखो फ़ोक आर्ट्स, ठीक है? इस पे हो गया, है ना? इंडियन म्यूज़िक की बात हो गई, रिलिजियस कल्चर की बात हो गई, ठीक है? इंडियन फिलॉसफी की बात हो गई, ठीक? और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक? ओके, तो इस तरह से आपने ये देखा कि ये जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है ना, मैंने उसको बाकायदा डिटेल में दे दिया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को उठाओ और उससे ये चीज़ें देख लो। तो जो दर्शन वाले में उठाए जैसे हमने कहा 60 दर्शन जितने भी हैं, जैन, बौद्ध दर्शन, तो ये जो आपको लग रहे हैं ना टॉपिक, ये टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने हैं। इस टॉपिक को अभी समय है, इसलिए पढ़ लो, ताकि ये जो टॉपिक है ना आपके, जितनी जल्दी आप खत्म कर लोगे, फिर जो मेरी 90 डेज़ की स्ट्रेटजी उसको फॉलो करोगे, 80% इसी से आना है, जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इन्हीं टॉपिक से 80% पेपर आएगा ही आएगा, इसीलिए कह रहा हूँ उसका प्रिंट आउट निकाल के पॉइंट बाय क्लिक करके रट लो अच्छे से, समझ गए? ये चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी। अब बुक क्या है? जैसे मॉडर्न इंडिया के लिए जैसे स्पेक्ट्रम बहुत लोग पढ़े रहते हैं, आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, ठीक है? एंशिएंट और मिडीवल के लिए आप लुसेंट पढ़ सकते हो, ठीक? अब एनसीईआरटी का क्या है कि देखो दोस्तों 6 से 12 तक मैंने लिख रखा है, बट जो लोग जानते हैं उनको ये पता होगा जो ओल्ड एनसीईआरटी आती है ना उसमें 11th और 12th की, एक एंशिएंट है, एक मिडीवल है, एक मॉडर्न है, फिर एक वर्ड है। तो आपको 3 देखनी है। अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो, सफिशिएंट है वो। बस होता क्या है कि हिस्ट्री में पूछता है फैक्ट, और फैक्ट के लिए आपको ज़रूरत क्या होती है कि आप एक बार ये लुसेंट वाला जो मैं बता रहा हूँ ना, ये अच्छे से कर लो, ठीक? फिर हमने जो बुकलेट दी ना वो पर्याप्त है, और उसके साथ ही हम देखो पूरा का पूरा एमसीक्यू बुकलेट दे ही रहे हैं। चैप्टर बाय चैप्टर सेक्शनल टेस्ट दे ही रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी के टेस्ट भी हैं, सब कुछ है। तो आपको बस खाली कोई एक सोर्स से पढ़ो और प्रैक्टिस करो। पढ़ो और प्रैक्टिस करो बस। और पढ़ो क्या, जो मैं लिस्ट दे रहा हूँ ये ऊपर। तो इससे क्या होगा कि आपको एक ओवरऑल सटीक पता चलेगा कि भैया क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। जहाँ से आ रहा है पहले उसको खत्म कर लो। फिर आप दुनिया में जो आपको लगे कि भैया ये पढ़ना है वो पढ़ना है। लेकिन 80% चीज़ें मैं दावे से कह रहा हूँ इसी से ही आएगी, क्योंकि ये मेन चीज़ है। अभी शुरुआत है इसलिए मैं आपको एक पूरा और डिटेल में दे रहा हूँ ये, क्योंकि बाद में इसको और क्लिप्स कर दूँगा धीरे-धीरे। लेकिन अभी समय है इसलिए मैं दे रहा हूँ कि इतना पढ़ लो, भले थोड़ा ज़्यादा लगे लेकिन यही चीज़ इम्पोर्टेंट है। शुरुआत आदमी यही गड़बड़ करता है कि फालतू चीज़ में आप समय ज़्यादा देंगे, वो चीज़ें आप भूल जाएँगे। लेकिन इसको अगर आप पढ़ोगे तो इसमें समय लगेगा, लेकिन आपको ना यही चीज़ें मेन है जो याद रखनी है, क्योंकि अक्सर हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ भूल याद रखने के चक्कर में मेन चीज़ भूल जाते हैं, ठीक? हम लोग आगे दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं। दोस्तों हम लोग बात करते हैं जनरल साइंस की, ठीक है? और सिलेबस में भी यही लिखा है जनरल साइंस, ठीक है? अब जनरल साइंस में अमूमन वो 10 क्वेश्चन के आस-पास पूछ ही रहा है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए दोस्तों, हम 10 क्वेश्चन में, क्योंकि साइंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अमूमन एसएससी स्टूडेंट्स या अदर साइंस को पढ़ते ही पढ़ते हैं, बट साइंस में कई पार्ट हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है? और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक जिसको बोलते हैं। और ये जो पार्ट होता है थोड़ा करंट से भी जुड़ा होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट इसको करना चाहिए, ठीक है? अब इसको दोस्तों बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो देख लेते हैं।
इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर हम देखें तो बायोलॉजी में अगर हम पढ़ेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों का टारगेट ही होना चाहिए कि जो ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए जितने भी ब्लड ग्रुप्स, हार्ट, ब्रेन बीमारी है ना, नर्वस सिस्टम, हार्मोन, इंसुलिन, ये सब, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रखे हैं, डिसीज कम्युनि है ना, और जो ऑर्गन्स हैं इसको लेकर, ठीक। तो बेसिकली आपको बायोलॉजी में इस सिर्फ इतने पार्ट को सबसे पहले अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, ताकि इससे जुड़े हुए जो भी सवाल होते हैं वो आपको आने चाहिए, क्योंकि अमूमन सवाल भी वो ऐसे ही पूछ रहा है, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखते हैं तो साइंस में, केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री में वो इस तरह की चीजें पूछता है, ठीक है, कि किसका क्या फॉर्मूला है, क्या यूज है, ठीक है, और ऐसे एसिड और क्षार में क्या एग्जाम्पल होता है इसका, प्रॉपर्टीज या डेली यूज में क्या क्या है, जैसे आप जो भी यूज करते हैं उसका जो एसिड है वो जो उसका नंबर है वो क्या है, ठीक। और इसी तरह दोस्तों धातु अधातु, ठीक है, उसकी यूजेस, एलॉयज, ब्रॉन्ज, ठीक है, जो भी चीजें बनती हैं वो सब चीजें हैं, ठीक है, और केमिकल रिएक्शंस, ठीक। तो कहने का मतलब ये बेसिकली कम केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो इसी तरह से आपको करना है, और इतना केमिस्ट्री में आपको ध्यान देना है, मतलब जब पढ़ो आप तो सबसे पहले इसको जरूर ध्यान में लेके पढ़ो, ठीक। अब रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में देखो डेली यूज वाले अक्सर पूछता है कि भाई एक शीशा खड़ा है, आपके कितने, आप उसके नजदीक जाते हैं तो आपको कितने दूरी से कितना बड़ा शीशा देखना चाहिए, या रिफ्रैक्शन वाला सवाल, पानी वाला की रोशनी कैसे पलटती है, जो भी। तो कहने का मतलब इस तरह के जो डेली यूज के सवाल है आप देखते होंगे वो बेसिकली वो पूछता है। तो इसीलिए मैंने इसमें दे रखा है कि फोर्स, वर्क, एनर्जी, ठीक है, न्यूटन लॉज, ठीक है, ये सारी चीज जितने भी हैं, लाइट से जुड़े हुए सवाल जितने भी आ रहे हैं, ठीक, साउंड से जुड़े हुए सवाल, और टेम्परेचर और इन सब की चीजें, ठीक। तो कहने का मतलब फिजिक्स में बेसिकली जो ये कहा है पहले ये पढ़ लो, बाद में बुकलेट और क्लासेस तो पूरी हम दे ही रहे हैं, लेकिन इतना जरूर पढ़ लो, जब पढ़ो तो इतना ध्यान रखो ये हमें सबसे पहले पढ़ लेना है, ठीक। फिर हम जनरल साइंस एंड टेक में आते हैं। बेसिकली करंट अफेयर्स से जोड़कर ये पूछता है, ठीक है। अब आपको जितने भी वैक्सीन हैं, ठीक है, कोई नई खोज हुई है तो वो, और अंतरिक्ष और विज्ञान में अक्सर वो कोई ना कोई जो हो ना, पीएसएलवी, जीएसएलवी, इन सबके इस्तेमाल से जो भी सैटेलाइट उपग्रह जाते हैं वो सबकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और डेली लाइफ वाली जो साइंस है वो थोड़ी बहुत करंट में या फिर जो बुकलेट होती है उसमें दिया रहता है, ठीक है, और हमने भी बकायदा पूरा का पूरा ये दे भी रखी पूरी बुकलेट के मटेरियल के तौर पे। तो आपका टारगेट होना चाहिए पहले हम ये पढ़ें। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वो, क्वेश्चन आ रहा है, आप देखो कि ह्यूमन बॉडी से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे उसने, ठीक है। साइंस में जो केमिस्ट्री है उससे लगभग उन्होंने ये क्वेश्चन पूछे हैं 4 से 5, ठीक। ऐसे ही दोस्तों फिजिक्स में उसने यहाँ से पूछे हैं, वैक्सीन से पूछे हैं, ठीक, इस तरह से ये सारी चीजें हैं। अब पर्यावरण प्रदूषण, जैव विविधता, ये आप उसको एनवायरनमेंट भी मान सकते हो, साइंस एंड टेक से जुड़ा भी मान सकते हो, प्लस करंट से भी जुड़ा मान सकते हो। तो इससे क्या है दोस्तों, ये चीजें क्लियर हो रही है कि पढ़ना आपको पहले तो यही है, मटेरियल हमने दिया हुआ है, 90 डेज शेड्यूल भी दिया हुआ कि आप वहां से देख सकते हैं पूरा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगर आप एक अच्छी बात पूछेंगे तो 80% जो से पेपर आएगा ना वो इन्हीं टॉपिक से आएगा। तो अगर आप ये सबसे पहले कवर कर लोगे ना तो आपको वहां पे बहुत जल्दी कर पहुंच लोगे, क्योंकि 90 डेज में लगभग यही सब चीजें हैं। लेकिन जो उसका भी जिस्ट है वो यही है कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये करने ही करने हैं आपको। और बुक की अगर हम बात करें तो देखो साइंस में अगर आप जो ल्यूशन की जनरल इंग्लिश आती है उससे पढ़ सकते हो, जनरल साइंस जो आती है, ठीक है, वो सफिशियंट रहती है। और जो एनसीईआरटी है उसमें सारी नहीं पढ़नी होती है, 6 to 8 बेटर है, फिर 9th और 10th में इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, बस वो रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद ऑलरेडी हमने पूरी बुकलेट साइंस की दे रखी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी सब, और उसके साथ ही पूरे एमसीक्यूज भी दे रखे हैं, और बुकलेट भी दे रखी है, चैप्टर वाइज और सेक्शनल वाइज पूरे एमसीक्यूज हैं, जिसमें एनसीईआरटी टेस्ट भी है, जो हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ उसके चैप्टर पढ़ने हैं जो जो हमने इंपॉर्टेंट बताए हैं, और फिर आप उसको चीज को करोगे ना तो अपने आप वो चीजें आपकी रिदम में आ जाएंगी, ठीक है। और मायने रखता है साइंस, फैक्चुअल बहुत आता है, इसलिए साइंस में फैक्ट अच्छे से पढ़ो, और फैक्ट याद करने एक ही तरीका है, बस रिवीजन करना, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक। अब लोग अगले सब्जेक्ट को देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो हमारे सिलेबस में उसमें ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी इसमें लगभग आप मान के चलो पूरे जीएस में इन्हीं टॉपिक से लगभग 10-10 आते ही आते हैं, ठीक है। इससे कम लगभग जा भी सकते हैं, अधिक भी आ सकते हैं, तो मोटा मोटा मान के चलो कि 10 के आपको मन में रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे गए पहले वो देखते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे गए चैप्टर से। तो क्वेश्चन दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि पॉलिटी में लगभग जो इसकी संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल है उससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आए, ठीक। ऐसे फंडामेंटल राइट से 6 से 8 क्वेश्चन आए हैं, ठीक। डीपीएसपी से 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, और संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उससे 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधायिका 5 से 6, न्यायपालिका से 3 से 4, ठीक। इसी तरह संविधान संशोधन से 2 से 3, यूपीएससी निर्वाचन आयोग से 2 से 3, ठीक। संविधान के स्रोत से 1 से 2, ठीक। और बेसिकली जो क्वेश्चन है वो पूरा ये है कि आर्टिकल 14, 19, 21, ठीक है, 42 एंड 44 अमेंडमेंट, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, इनसे क्वेश्चन वो पूछता ही पूछता है,
ठीक है? तो अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, जहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहले वो पढ़ लें, ताकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पढ़ने के लिए कहाँ-कहाँ है, तो देखो ल्यूसेंट में मैंने लिखा है जीके पॉलिटी वाला सेक्शन, क्योंकि देखो फैक्ट होता है पॉलिटी में अच्छा खासा, ठीक है? और फैक्ट आपको तभी होगा जब आप एनसीईआरटी से या ल्यूसेंट से पढ़ेंगे, ठीक है? तो मेरी तो सलाह ये रहेगी कि आप लुसेंट वाली जीके तो पढ़ ही लो, बाकी आपने कोई भी बुक पढ़ी, जैसे अमूमन लोग लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं या कोई पढ़ लेते हैं, तो आपका ये कि कोई एक बुक आपने पढ़ी उसको आप पढ़ सकते हो। लेकिन जो मैंने पॉइंट दिए इसको ज़रूर अच्छे से घोट लो लेना है, ठीक है? ताकि कम से कम जब पेपर दो तो ये आपको अच्छे से याद हो। क्यों? क्योंकि बुक में बहुत कुछ दे रखा होता है, बट हर बुक हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट नहीं होती है। अब ईपीएफओ का एग्ज़ाम अलग डिमांड करता है, तो इसीलिए जो ईपीएफओ डेडिकेटेड चीज़ है वो मैंने दे रखी है। इसलिए पहले इसको कर लो, फिर कोई भी बुक पढ़ो, जो बच रहा आप पढ़ सकते हो। क्योंकि हर बुक अपने अलग एग्जाम को लेकर बनी होती है, ठीक है? तो उसके बाद जो हमने मटेरियल दिया उसमें ऑलरेडी हमने पूरी बुकलेट, एमसीक्यू, एनसीईआरटी टेस्ट सब दे रखा है, आप कर सकते हो, ठीक? अब टॉपिक देख लेते हैं कि किससे क्या पढ़ना है, ठीक है? तो मोटा-मोटा अगर हम देखें तो संविधान की प्रस्तावना है, उसमें क्या-क्या आता है? उसमें बेसिक टर्म्स एंड मीनिंग, मतलब जो भी टर्मिनोलॉजी उसका अर्थ पता होना चाहिए, कि ठीक है? कि सॉवरेन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक इसका क्या अर्थ है, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो हमने लिखी है ये सब होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, ठीक? फिर जो मौलिक अधिकार है उसमें कौन-कौन सा, उसमें आर्टिकल ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? रिट कौन-कौन सी होती है, ये रिट है। तो जो मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ इसको अच्छे से समझना है, ठीक है? फिर फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है? 51A, ठीक? 11 फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपकी, वो अच्छे से होनी चाहिए। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैं इसलिए कह दूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, वो लेबर लॉ इसी से मोस्टली बना है, जहाँ लिखा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है? और मैटरनिटी का लॉ है वहाँ पे, ठीक? प्लस एक अच्छे वातावरण, एटमॉस्फेयर देना कर्मचारियों को, ये सब फंडामेंटल राइट से ही निकला है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब मौलिक कर्तव्य जो हैं, मौलिक जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, फंडामेंटल ये वाला, डीपीएसपी वाला जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना? तो डीपीएसपी वाला जो पार्ट है पूरा, उसमें आपको ये मान के चलना है, ठीक? डीपीएसपी ये वाला, ठीक? तो इसमें क्या है कि इसी से ही सारी चीज़ें निकली हैं, और इसमें आपको पूरा टारगेट यही रखना है कि जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, इसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है? और फिर लेबर लॉ में जब मैंने आपको लेबर लॉ की बुक में भी पूरा मैंने दे रखा है, जो पॉलिटी का सेगमेंट वहाँ पे भी है, ठीक है? कि उसमें मैंने पूरा दिया हुआ है कि पॉलिटी जो भी है, एक्ट जितने भी बने हैं, उसको पावर कहते हैं ना, वो आर्टिकल जो हमारा संविधान है वो कहाँ से देता है, ठीक? तो ये पूरी उसमें है। फिर संविधान के स्रोत हमने कहाँ-कहाँ से लिए, उसमें हमें पूरा पढ़ना है, ठीक है? ये मैंने पॉइंट दे रखे हैं। उपराष्ट्रपति में कौन-कौन से अनुच्छेद हैं, 52 से 62 उसको पढ़ना है, ठीक है? लोकसभा की शक्तियाँ, मनी बिल, ठीक है? वीटो पावर, नो कॉन्फिडेंस, ये अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक? और इसी तरह सेंट्रल और स्टेट का जो स्ट्रक्चर है वो पूछता है, जिसमें राज्यपाल के कार्य, अनुच्छेद, मुख्यमंत्री और विधायिका, ठीक है? इसी तरह संविधान के संशोधन जो मेन-मेन हुए हैं, ठीक? लेटेस्ट वाला, लगभग जो भी संशोधन हुए हैं लेटेस्ट में, वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है? तो लगभग आप मान के चलो 98 के बाद से जो भी आए हैं, है ना? 98 सन नहीं, मतलब 98वां संशोधन जो उसके बाद से, वो दिमाग में रखना है, ठीक है? फिर जो वैसी संस्थानें हैं, न्यायपालिका, सीएजी, यूपीएससी, इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। और अब मान के चलो चुनाव है, चीज़ें हर जगह, तो सही, ये जो इलेक्शन कमीशन और यूपीएससी है, इसमें तो आपको आना ही चाहिए, ठीक? तो मोटा-मोटा आपको समझ में आया कि क्वेश्चन हमें ऐसे पूछ रहा है यहाँ से, तो हमें जो पढ़ना है, वो इन्हीं से ही पढ़ना है, ठीक? तो जो इम्पोर्टेंट मैंने बताए हैं, सबसे पहले उसको पढ़ लो। मटेरियल के लिए सिंपल सी बात ये ध्यान रखो, फैक्ट बेस आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपके पास लुसेंट है, आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक? दूसरे नंबर पे अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी तो लक्ष्मीकांत पढ़ लो, नहीं तो जो मटेरियल हम दे रहे हैं उसमें सफिशिएंट है, टेस्ट भी है, और उसको भी कर सकते हो आप, ठीक है? आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो, लेकिन जो हमारा ऐप में टेस्ट पढ़े हैं, उसको फोकस करके प्रैक्टिस ज़रूर करते रहो, क्योंकि 21,000 एमसीक्यूज़ जो हमने दिए हैं, फोकस करके यही कि वो आपको पूरी तैयारी को अच्छे से प्रिपेयर करा देंगे। जिसमें एनसीईआरटी के टेस्ट भी हैं, और जितने भी आईएएस, पीसीएस, इन सब में पॉलिटी क्वेश्चन आते हैं, वो सब हमने डाले हुए हैं। तो इससे क्या होगा ना, आपको एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है? तो इससे आप पॉलिटी को इतना ही करना है आपको, ठीक? फिर हम लोग अगले सब्जेक्ट को देखते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक पे बात करते हैं, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है? जिसमें लगभग आप मान के चलो कि जो सिलेबस है उसमें यही पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है? अब है क्या कि इस पे टॉपिक पर क्वेश्चन की बात करूँ तो आप ये मान के चलो कि इसका जो वेटेज है ना, सबसे ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक? इसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि इसमें साइंस भी ऐड हो जाती है, ठीक? इसमें इकोनॉमिक्स भी ऐड हो जाती है, ठीक? और इसमें पॉलिटी भी ऐड हो जाती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें को लगभग ऐड हो जाती है, प्लस इसमें लेबर लॉ जो है वो भी ऐड हो जाता है। तो ये जो
करंट है ना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब समझना क्या है कि जो इसकी करंट है ना वो थोड़ी-सी अलग होती है। एक जनरल करंट नहीं है जो हम लोग यूपीएससी में पढ़ते हैं, एसएससी में पढ़ते हैं, नहीं। इसमें वो वन लाइनर भी पूछता है, प्लस वो इस तरह से सारी चीज़ें पूछता है जो हम लोग अक्सर उसको इग्नोर करते हैं कि पूछते हैं, अरे यूपीएससी ये सब क्यों पूछेगा? लेकिन यूपीएससी वही चीज़ें इसमें पूछता है कि कोई बुक बुक बनी उसका राइटर पूछ लेगा, ठीक है? कोई डे है उसको पूछ लेगा, जो अमूमन यूपीएससी नहीं पूछता है ऐसे, ठीक है? तो अब हम लोग अगर देखें तो राष्ट्रीय स्तर की जो घटनाएँ होती हैं उसमें हमें किसका ध्यान रखना है? तो ज़रूरी पॉइंट अगर हम पढ़ेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि सरकार ने कौन-कौन सी घोषणाएँ करी, ठीक है? मेजर, ठीक है? कोई-कोई संविधान संशोधन अगर हुआ है उस साल तो ये ध्यान रखना है। कोई आर्थिक योजना है, पीएम गति शक्ति, आत्मनिर्भर इस तरह से जुड़ी हुई ये जो भी योजना है वो ध्यान रखनी है, ठीक है? महिलाओं से जुड़ी जो योजना है उसका ध्यान रखना है। कोई रिपोर्ट और सूचकांक आई है उसका ध्यान रखना है, ठीक? तो बेसिकली आप ध्यान रखना है कि नेशनल इवेंट्स में इतनी पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो अगर एक बॉक्स बना के अपने पास रखोगे कि ये चीज़ें हमें पढ़नी है तो इस साल की जो-जो घटनाएँ पहले इतनी-इतनी इससे जुड़ी हैं वो पढ़ लो, ठीक? ओके, तो ये करंट अभी तो नहीं पेपर के पहले देखना है बट अभी से थोड़ा-थोड़ा इस पे ध्यान रखोगे तो याद रहेगा कि एक मैगज़ीन में हमें किसको देखना है, ठीक है? उसके बाद जो इंटरनेशनल घटनाएँ होती हैं, उसमें जितने भी शिखर सम्मेलन होते हैं, भारत ने कोई समझौते किए हैं, कोई रिपोर्ट आई है वैश्विक, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, उसका ध्यान रखना है, ठीक? ओके, अब ऐसे ही दोस्तों सरकार ने कोई योजनाएँ लाई हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया योजनाएँ खासकर जो महिलाओं से जुड़ी होती है, अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है, वो पूछता है और साथ ही ईपीएफ, ईएसआई से जुड़ी हुई कोई भी योजना है, ठीक है? जैसे ईपीएफओ में अभी लेटेस्ट योजना प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च करी है, ठीक है? जिसका नाम है पीएमवीबीआरवाई, ठीक है? जो जिसकी जिसकी घोषणा जो लागू हो गई 1 अगस्त 2025, ठीक है? तो ये आई है, ठीक है? जिसको लेकर ये पूरे लगभग 4 साल चलेगी ये 4 साल। तो एक मान के चलो कि इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है? तो इसको लेकर भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब कोई नियुक्ति हुई है नए राज्यपाल, चुनाव आयोग, ठीक है? कोई भी, ठीक है? यूएन में या कहीं पे भी, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है? अब कोई अवार्ड दिया गया तो अवार्ड सारे नहीं देने, लेकिन जो मैंने लिखे हैं पद्म पुरस्कार, खेल पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, साहित्य और विज्ञान और इससे जुड़े जो पुरस्कार हैं, इसको ध्यान रखना है जब पढ़ना है कि इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक? अब खेल है, खेल से 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे आईसीसी टूर्नामेंट हो, ठीक है? और खेलों का आयोजन कहाँ होता है बेसिकली, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक? ओके, अब क्या है महत्वपूर्ण दिवस जो कि थीम बेस्ड होते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना हर दिवस में आजकल थीम बना दी गई है। वो पूछेगा दिवस और उसके साथ-साथ थीम पूछ लेगा, तो आपको ध्यान रखना है जैसे यूएन डेज़ या कुछ भी, जैसे 2023 में ग्रीन फ्यूचर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आदि थे, ठीक है? इस तरह से। तो जो पढ़ने का जो अप्रोच है ना चीज़ों को, वो इसी के इर्द-गिर्द होना चाहिए, बस ये ध्यान रखो। इसलिए मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि आपको जो पढ़ोगे करंट तो ध्यान रखना है कि इसी के बीच में ही होना चाहिए। अब जो इकोनॉमिक्स और बैंकिंग से जुड़ा करंट है, वो कैसे आ गया? वो इकोनॉमिक्स और बैंकिंग में तो आप पढ़ोगे बट यहाँ भी ध्यान रखना है कि करंट की बुक में ही आपको मिलेगा। आरबीआई ने कोई भी घोषणा करी नई कि रेपो रेट कम कर दिया, इन्फ्लेशन का जो रेट है, वो पूछेगा। बजट के जो हाइलाइट्स हैं वो पूछेगा कि कोई स्कीम लॉन्च हुई बजट में, ठीक? या कोई किसी को एक स्पेशल कोई पैसा अलग से दिया गया किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए, तो वो चीज़ पूछता है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको लेकर आप मैंने आपको फैक्ट बता दिए, पॉइंट बता दिए। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए? ये चीज़ें जहाँ से कवर हो सकती हैं आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। मंथली मैगज़ीन कोई भी आपको लगती है करो बट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी है। फैक्ट का हमेशा ध्यान रखना है, वो फैक्ट पूछता है, फैक्ट बेस पे ही आती हैं चीज़ें, ठीक है? और हम भी मंथली पूरा करंट अफेयर्स देते हैं। आप वो पढ़ना, वो बुक डाउनलोड करके आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और कोशिश करके जो हमने मटेरियल में पिछले साल तक का सारा करंट हमने मटेरियल में ऐड कर दिया, ठीक? अब आपको पढ़ना क्या है, जैसे मान लो पेपर इस साल 30 नवंबर को है, तो अब आप कोशिश करके इस साल जनवरी वाले से लेके पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? जनवरी 2025 से पढ़ ही लो, ठीक है? और इसलिए हर हाल में 2025 वाला पढ़ लो और उसके बाद जो पेपर के 6 महीने पहले मतलब मान के चलो कि क्योंकि बजट भी आया था, सब कुछ आया था, तो इसलिए पूरा जनवरी से ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? अब इसके साथ ही दोस्तों हम देखो सब पूरे सेक्शनल टेस्ट भी दे रहे हैं जो लगभग 500 से ज़्यादा है, पूरे 21,000 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है? फुल मॉक है, एनसीईआरटी टेस्ट है। तो ये सारी प्रक्रिया जो चीज़ें हम दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप सिर्फ़ जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको पढ़ो, पढ़ने का प्रैक्टिस करो, पढ़ो आप कोई भी मटेरियल से पढ़ सकते हो, ठीक? बशर्ते ध्यान इस चीज़ का रखना है जो मैं बता रहा हूँ टॉपिक वो ज़रूर पढ़ो क्योंकि हर मटेरियल अलग एग्ज़ाम के लिए बना होता है, ईपीएफओ के लिए कोई नहीं बनाता है। हम ही लोग जो ईपीएफओ डेडिकेटली दे रहे हैं, मटेरियल दे रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि यही टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको विद फैक्ट बता रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं। आपका भी फोकस होना चाहिए जो हम बता रहे हैं उतना हम कवर कर लें। दोस्तों जैसी आपको स्ट्रेटजी बताई गई है, आपको उसको फॉलो करना है और ये स्ट्रेटजी पूरी हम लोगों ने मेहनत करके एनालिसिस करके ही बनाई है
ताकि आप कम समय में पहले वो टॉपिक कवर कर लें जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आ रहे हैं पेपर में। तो यही एक स्मार्ट स्ट्रेटजी भी होती है। उसके बाद जो बच रहा है फिर आप एक्स्ट्रा चीज़ें करते रहिए। हमने उसके साथ-साथ 90 डेज़ शेड्यूल भी दिया है, आप उसके हिसाब से भी शुरू करेंगे तभी आपको मैक्सिमम होगा। लेकिन ध्यान रखना है पढ़ते वक़्त कि जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया वो पहले पढ़ लें। उसके साथ ही हम लोग दोस्तों 21,000 एमसीक्यूज़ भी दे रहे हैं, सारी वीडियो क्लास दे रहे हैं और जो मटेरियल है पूरा पीडीएफ के फॉर्म में आपको ऐप में मिल ही जाएगा। बस लेबर लॉ की बुक जो है वो हम हार्ड कॉपी में दे रहे हैं। उसके साथ-साथ 51 फुल मॉक भी हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो सोचिए सारा कुछ हम मेहनत करके आपको दे रहे हैं। आपका काम है सिर्फ पढ़ना और पढ़ो ऐसा कि जो रिजल्ट निकले ना आपका नाम उसमें होना चाहिए। इसलिए दोस्तों अच्छे से तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक। जो को कोई क्वेरी हो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक दोस्तों?